नमस्कार। कक्षा 11 के क्विज अभ्यास का हल आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पत्थर को किसी टावर से गिराया जाता है तो 4 सेकंड में जमीन पर पहुंचता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हमें दिए जाते हैं जिनमें हमें विस्थापन, वेग, त्वरण या अन्य प्रकार की कोई और जानकारी ज्ञात करनी होती है और पिंड की जो गति होती है वो एक समान त्वरण से होती है, तो गतिकी के समीकरण हमें उपयोग में लेने चाहिए। चूंकि पिंड को जब गिराया जाता है तो गुरुत्व बल के अधीन पिंड गति करता है। गुरुत्व बल के अधीन गति करने वाले पिंड का त्वरण कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट त्वरण के लिए हम इस समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। विस्थापन ज्ञात करने के लिए, यानी कि टावर की ऊंचाई, जितनी ऊंचाई से इसे गिराया जा रहा है वो ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो समीकरण हैं। एक है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और दूसरी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। सेकंड समीकरण में दिक्कत यह है कि हमें अंतिम वेग पता होना चाहिए विस्थापन एस निकालने के लिए, लेकिन अंतिम वेग का मान हमें पता नहीं है, इसलिए जो लास्ट समीकरण है वो हम नहीं काम में ले सकते हैं। सेकंड समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम यूज में लेंगे। एस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। जब भी किसी पिंड को नीचे गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। समय हमें 4 सेकंड दिया हुआ है, प्लस 1/2। ए का मान जो है, चूंकि गुरुत्व त्वरण से पिंड गति कर रहा है तो एक ही जगह जी काम में लिया जा सकता है, जी। और जी की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पर डायरेक्ट रख देते हैं, तो जी की वैल्यू हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कट गया तो 2 से 8 बार कट गया। 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 मीटर, यानी कि जो टावर है उसकी ऊंचाई 80 मीटर होगी। इस तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। देखते हैं, एक बार फिर से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी पिंड की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, जिस ऊंचाई से उसे गिराया जा रहा है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से। यू की जो वैल्यू है, चूंकि गिराया गया है, जब भी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग 0 होता है, नीचे की ओर गिराया जाता है तब भी प्रारंभिक वेग 0 होता है। समय टी का मान 4 सेकंड दिया गया है। गुरुत्व त्वरण एक के स्थान पर काम में लिया जा सकता है, जिसका मान जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया गया है। एस बराबर यू टी, यू का मान 0, टी का मान 4 सेकंड रखने पर, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में हाफ जी की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और टी की वैल्यू 4 सेकंड प्रति स्क्वायर लेने पर, तो वैल्यू है एस बराबर वो आ जाएगी हाफ इंटू 10 इंटू 16। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 8 बार और सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, जैसा कि अभी अपन ने समझा था। बचेगा हमारे पास में 10 इंटू 8, जिसको गुणा करेंगे तो 80 मीटर हो जाएगा। तो जिसका सही उत्तर है वो है चौथा, 80 मीटर। अगला प्रश्न समझने से पहले कुछ ग्राफ हमें समझने पड़ेंगे। देखिए, किसी भी ग्राफ का जो ढाल होता है वो y अक्ष पर लिखी गई राशि में परिवर्तन और x अक्ष पर लिखी गई राशि में परिवर्तन के तुल्य होता है। जैसे कि ग्राफ जो है ये विस्थापन और समय का ग्राफ है, तो इन दोनों का, इस ग्राफ का जो ढाल है वो होगा डेल x बाई डेल टी, यानी कि वेग। वेग को ये इंगित करेगा। यदि ग्राफ एक सरल रेखा हो जिसमें t का मान बढ़ाने पर विस्थापन का मान भी बढ़ रहा हो, तो इससे हम धनात्मक वेग वाला ग्राफ कहेंगे। यदि ये एक स्ट्रेट लाइन किसी एक अक्ष के लंबवत हो, दूसरे अक्ष के समांतर, तो इसे शून्य वेग वाला, या हम कहें कि कांस्टेंट स्थिति वाला, कांस्टेंट विस्थापन वाला एक समान वेग भी इसको हम कह सकते हैं। और अगर ये इस तरह का ग्राफ नहीं हो करके इस तरह का ग्राफ हो, एक ढलान नुमा, तो ऐसी स्थिति में इसे हम ऋणात्मक वेग वाला ग्राफ भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय का मान बढ़ रहा है, आप देख रहे हो समय का मान बढ़ने पर जो वेग है, जो स्थिति है, उसका मान घट रहा है। प्रारंभिक समय पर स्थिति का मान जो आया है वो ज्यादा दूरी पर आया है, जबकि बाद के समय पर जो स्थिति का मान है वो कम प्राप्त हो रहा है, इसलिए वेग का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। अब हमारे प्रश्न पर हम आते हैं। हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि
गति करते हुए कण के विस्थापन समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। कोई पिंड गति कर रहा है, उसके विस्थापन समय ग्राफ को चित्र में दर्शाया गया है। किस बिंदु पर कण का तात्क्षणिक वेग ऋणात्मक होगा? तो जिस भी बिंदु पर ग्राफ जो है वो इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, हर बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो उसके वेग को व्यक्त करने वाली स्पर्श रेखा होगी। तो आप देख रहे हैं कि बिंदु ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो ई बिंदु पर जो रेखा है वो ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि इसका ढाल ऋणात्मक है। विस्थापन समय का जो ग्राफ है उसका जो ढाल है वही वेग को व्यक्त करता है। सी ई बिंदु पर जो ढाल है वो ऋणात्मक है, इसलिए हम कहेंगे ई बिंदु पर वेग का मान भी ऋणात्मक होगा। इसका सही उत्तर है बिंदु ई। बिंदु डी यहाँ है और ई यहाँ है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है वो है, एक पिंड 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा है, दूसरा गति कर रहा है। 10 सेकंड के बाद इसका वेग उत्तर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। पिंड का औसत त्वरण क्या है? इस प्रश्न को हल तो किया गया है, लेकिन इस प्रश्न में जो ट्रिक काम में ली गई है उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये सही ट्रिक नहीं है इस प्रश्न को हल करने की। और सही ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रश्न जो है वो सही नहीं है। इस प्रश्न में कुछ गलतियां हैं, वो हम समझेंगे क्या गलतियां हैं। लेकिन उससे पहले हमें दिया गया है कि पिंड पूर्व दिशा में चलता है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और 10 सेकंड तक चलने के बाद में ये मुड़ जाता है। यानी कि 10 सेकंड के बाद में अचानक इसके वेग में परिवर्तन होता है, 40 मीटर पर सेकंड होता है। पहली चीज तो ये कि चूंकि वेग में परिवर्तन एकाएक पल के लिए हो रहा है, इसलिए जो त्वरण है वो तात्क्षणिक त्वरण होना चाहिए, नंबर एक बात। लेकिन तात्क्षणिक त्वरण निकालने के लिए आपके पास में या तो त्वरण का कोई समीकरण होना चाहिए या विस्थापन का कोई समीकरण होना चाहिए, जिसका अवकलन करके त्वरण का समीकरण ज्ञात किया जा सके, जिससे अवकलित करके त्वरण का समीकरण ज्ञात किया जा सके। ऐसा कोई समीकरण हमें नहीं दिया गया, इसलिए इसे सॉल्व करना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। पर फिर भी हम प्रयास करेंगे। अगर हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो ये एक्स दिशा, इसको हम मान लेते हैं, इसको हम वाई दिशा मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि प्रारंभिक वेग वी आई हो जाएगा 30 एक्स दिशा के लिए आई कैप मीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग वी एफ बराबर हो जाएगा 40 वाई दिशा के लिए जे कैप मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं त्वरण निकालना चाहूं तो त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन वी एफ माइनस वी आई अपॉन समय अंतराल डेल टी। यहाँ पर हम मान रख दें वी एफ और वी आई के। वी एफ और वी आई का मान अगर हम रख दें तो हमारे पास में हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी एफ का मान 40 जे कैप मीटर पर सेकंड माइनस 30 आई कैप मीटर पर सेकंड, और समय अंतराल 10 सेकंड। सेकंड सॉरी कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ये हमारे पास में हो जाएगा 40/10 मीटर पर सेकंड जे कैप, 40/10 मीटर प्रति सेकंड नहीं, 40/10 जे कैप माइनस 30/10 आई कैप, और मीटर प्रति सेकंड दोनों में से कॉमन ले लें और उसमें सेकंड का भाग दें तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में आ जाएगा। 40/10 बराबर 4 होता है, तो ये हो जाएगा 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है। ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम काम में लें अंडर रूट ऑफ ए। तो ए एक्स की जो वैल्यू है वो है -3, ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ए वाई की जो वैल्यू है वो है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये पूरा हो गया इसका अंडर रूट। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो 3 - 3 का जो स्क्वायर है वो आएगा हमारे पास में 9, और जो 4 का स्क्वायर है वो आएगा 16, और दोनों में से जो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है उसको अपन कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड की घात 4 प्लस 16 मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड की घात 4। हमने यहाँ पर जो
मात्रक है उसकी भी, उसका भी स्क्वायर कर दिया है। 9 + 16 = 25 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की घात 4 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट होता है 5 मीटर स्क्वायर का मीटर, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड की घात 4 का अंडर रूट सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमने सूत्र काम में लिया था यहाँ पर, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये एक ही समय पर त्वरण के दो घटक होते हैं, जबकि 30 और 40 जो हमें दिए गए थे वो दोनों ही अलग अलग समय पर त्वरण के घटक थे। तो ये सूत्र यहाँ लेना सही नहीं है, लेकिन प्रश्न सही नहीं है, इसलिए हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है सॉल्व करने का। परंतु कभी ऐसा प्रश्न परीक्षा में आ रहा है तो हम ये सूत्र लगाकर हमें ये सॉल्व करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न ही गलत है, इस प्रश्न में सुधार किया जाना चाहिए था। खैर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पर उससे पहले एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। पिंड का एक्स दिशा में वेग 30 मीटर प्रति सेकंड आई कैप, पिंड का जो वाई दिशा में वेग है, जो कि अंतिम वेग है, वो है 40 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण निकालना है तो वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी कि 40J माइनस 30 आई कैप। मीटर प्रति सेकंड को कॉमन ले लिया है, इंटू बटा 10 सेकंड। सेकंड का भाग देंगे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, 40/10 और 30/10 जे कैप और आई कैप आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा 4J कैप माइनस 3 आई कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बराबर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के फॉर्मूले से करें तो ए बराबर माइनस का 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर सॉरी मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर आएगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक मीटर प्रति सेकंड ही लिखा हुआ है। प्लस 4 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का जो वर्ग है वो 16 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, जिसका रूट 5 आएगा और मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षक किसी नियत वेग से गतिमान कार में बैठा है। प्रेक्षक अपने आसपास की चीजों को किस संदर्भ में देखता है? तो जब भी कोई गतिमान वस्तु पर बैठ करके देखा जाता है, किसी भी अन्य पिंड को या किसी चीज का आकलन किया जाता है, दूरी का, चाहे वेग का या किसी पिंड की स्थिति का, तो गतिशील जो वस्तु है वही निर्देश तंत्र की तरह कार्य करती है, और गतिशील निर्देश तंत्र एक सापेक्षिक फ्रेम की तरह कार्य करता है, और इसीलिए एक गतिशील वाहन में बैठने पर जो आसपास की चीजें हैं वे हमें विपरीत दिशा में गति करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सापेक्ष फ्रेम के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो अगर हम देखें तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है डेल वी बाई डेल टी। डेल वी वेग में परिवर्तन, जिसे वी एफ माइनस वी आई कहा जा सकता है, अपॉन डेल टी। चूंकि हमें कहा गया कि त्वरण ऋणात्मक यानी इसका मान 0 से कम है, तो जो त्वरण का सूत्र है वी एफ माइनस वी आई अपॉन डेल टी, उसका मान भी 0 से कम होना चाहिए, यानी ये भी ऋणात्मक होना चाहिए। अब दो संख्या अगर मान लीजिए दी गई है x बटा वाई, तो ये दोनों का जो अनुपात है वो ऋणात्मक तभी हो सकता है जब या तो x ऋणात्मक हो या तो y। तो अगर इस अनुपात को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें नीचे डेल टी दिया गया, नहीं समय अंतराल, और समय अंतराल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वी एफ माइनस वी आई का मान ऋणात्मक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वी एफ माइनस वी आई है, उस वी एफ माइनस वी आई का जो मान है वो 0 से कम है। और 0 से कम यानी ऋणात्मक तभी हो सकता है जब किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंतिम वेग है वो कम होगा, प्रारंभिक वेग ज्यादा होगा। दैट मीन्स वी एफ इज लेस देन वी आई। तो वी एफ की जो वैल्यू है वो वी आई से छोटी होगी, और वी एफ की वैल्यू वी आई से छोटी होगी, इसका मतलब वेग में कमी आ रही है। वेग में कमी होने की वजह से ही इसे त्वरण के स्थान पर मंदन कहा जाता है। तो ऋणात्मक त्वरण जो है उसे मंदन कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है मंदन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न है, एक आयामी पिंड में एक पिंड की एक पल में गति 0 है, उस पल में वेग क्या होना चाहिए? इस प्रश्न को मैंने एक बार लास्ट में फिर से लिखा है। एक आयामी गति में एक पिंड की गति एक पल में जो गति है वो 0 है, उस पल में क्या होना चाहिए? तो हमें चार ऑप्शन दिए गए। वेग 0 होगा,
शून्य त्वरण होगा, शून्येतर वेग होगा या शून्येतर त्वरण होगा। वेग शून्येतर होगा कि नहीं होगा, तो चूंकि पिंड जो है उसकी गति शून्य यानी गति नहीं कर रहा है, तो वेग शून्येतर नहीं हो सकता। शून्येतर मतलब नॉन जीरो नहीं हो सकता है, अशून्य नहीं हो सकता है। त्वरण शून्येतर हो सकता है कि जब पिंड गति ही नहीं कर रहा है तो उसके वेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो स्थिर है, स्थिर ही है उस क्षण के लिए, इसलिए शून्येतर त्वरण नहीं हो सकता है। लेकिन उसका वेग शून्य है उस समय के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लिए उसका वेग शून्य है। अब प्रश्न उठता है कि क्या उसका त्वरण शून्य है, तो ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? शून्येतर त्वरण और का अभिप्राय वैसे पॉजिटिव त्वरण होना चाहिए, शून्य से बड़ा। लेकिन शून्येतर त्वरण नहीं है और शून्य भी नहीं है, ऐसा दोनों संभव है क्या? तो हम कहेंगे शून्येतर त्वरण हमने नहीं कहा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि हो सकता है कि पिंड पहले गतिशील हो और अचानक से स्थिर हुआ हो, क्योंकि ये एक मूवमेंट की बात हमें कही गई है, या पहले पिंड स्थिर ही हो और अब भी स्थिर हो। तो ये हमें नहीं पता कि पिंड पहले गतिशील था अब स्थिर हुआ है, या पहले भी स्थिर था और अब भी स्थिर है। अगर पहले भी स्थिर था और अब भी स्थिर है तो इसका त्वरण भी शून्य होगा, और अगर ये पहले गतिशील था और अब स्थिर है तो इसका जो त्वरण है वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वेग में कमी आई है। तो जिसे हम शून्यतर त्वरण नहीं कह करके ऋणात्मक त्वरण हमें कहना चाहिए इसे। और क्योंकि शून्य त्वरण या शून्यतर त्वरण कंफर्म नहीं है, यहाँ पर प्री कंडीशन हमें नहीं दी गई है, पुरानी कंडीशन हमें नहीं दी गई है, इसलिए इन दोनों को हम सही उत्तर नहीं मान सकते हैं। तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि जो इसका वेग है वो समय के लिए शून्य है, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 7 जो है वो है, एक बस 43 घंटे में 2,924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या है? किसी भी वाहन की चाल जो होती है वो पथ लंबाई और समय अंतराल के अनुपात के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर अगर चाल निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं चाल बराबर पथ लंबाई बटा समय अंतराल। पथ लंबाई का मान 2,924 है और समय अंतराल 23 हावर है, ये किलोमीटर है, ये हावर है, डिवाइड करोगे तो 68 किलोमीटर पर हावर आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर है 68 किलोमीटर पर हावर। ये 7वां प्रश्न था। ये जो प्रश्न है वो गलती से प्रश्न संख्या 7 लिख दिया, लेकिन ये प्रश्न संख्या 8 है। एकांक समय जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ उस प्रश्न के लिए मैंने कहा है, एकांक समय में तय विस्थापन को क्या कहते हैं? तो एकांक समय में तय विस्थापन को हम त्वरण विस्थापन को वेग कहते हैं, क्योंकि वेग की जो परिभाषा है वो यही है कि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो सही उत्तर इसका है वेग।